हेलो दोस्तों मैं नीतीश कुमार मुदगल आप सभी का CMI में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल यानी कि 8 मई को हमारे जो चैनल है उसका 1 महीना पूरा हो गया है और आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है हमारे लिए वो काबिले तारीफ रहा है। तो इसी तरीके से आशा करता हूं कि आप हमें आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे और हम आपको इससे भी बेहतर जो अध्ययन सामग्री है वो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। आप सभी के लिए जो हम सामान्य विज्ञान का कोर्स लेकर आए थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे हम, यानी कि कोशिका क्या होती है, उसके प्रकार पढ़े हमने। फिर कोशिका के प्रकार के बाद में हमने उसके जो कोशिकांग हैं उनका वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण पढ़ने के बाद में हमने एक एक कोशिकांग को देख रहे थे। सबसे पहले हमने जैसे सेल वॉल को देखा, उसके बाद में हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, हमने लवक देखा, हमने राइबोसोम को पढ़ा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब आगे जो कोशिकांग बचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे। तो अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन के जो राइट साइड में ऊपर आई बटन है वहां पर क्लिक करके जो पिछली वीडियोस है हमारी उनको पूरा देखें एक बार जाकर, और उसके बाद में इसी वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊं कि जैसा हम पढ़ रहे थे तो हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग तथा झिल्ली विहीन कोशिकांग के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है उनके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो जब सबसे पहले हमने इसका वर्गीकरण किया था तो हमने इनको 3 भागों में बांटा था। एक तो होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त, एक होते हैं एकल झिल्ली युक्त और एक होते हैं झिल्ली विहीन कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को पढ़ा। इसके बाद में जब हमने पढ़ा झिल्ली विहीन कोशिकांग में तो हमने राइबोसोम को पढ़ा उसके अंदर। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कि ऐसे कोशिका के अंदर इस तरीके के कोशिकांग जिनके जो बाह्य परत है यानी बाह्य जो आवरण है वो कैसा होगा, एकल होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, कि बाहर जो आवरण पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, एकल पाया जाएगा। तो इसके अंदर पहला कोशिकांग जो आता है उसे हम कहते हैं अंतर प्रदव्य जालिका, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप सबने इसका नाम सुना होगा कि अंतर प्रदव्य जालिका, जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है। एक बार समझने की कोशिश करना। अंतः मतलब अंदर की ओर, और किसके अंदर, जो प्रद्रव्य है यानी कि जो अंदर द्रव्य भरा हुआ है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है। तो कोशिका के अंदर कौन सा द्रव्य होता है, क्या कहते हैं उसे, आपको हमने पहले ही बताया था, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। यानी जो कोशिका द्रव्य के अंदर की तरफ क्या है, एक जालिका है। तो उसी जालिका को हमने क्या नाम दिया है, अंतःप्रदव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं ER। इसके बाद में हम बार बार ये पूरा नाम नहीं लिखे, सिर्फ मैं ER लिखूंगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। तो आपको ये समझ में आया कि अंतःप्रदव्य जालिका क्या चीज है। इसके बाद में एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये पाई कहां जाती है। तो जैसे मानते हैं कि ये एक कोशिका झिल्ली है, बाह्य जो सेल मेम्ब्रेन है वो है, और ये इस कोशिका का केंद्रक है। ये तो क्या है, इसका केंद्रक है, तथा ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के मध्य में इस तरीके से कुछ जालिका के रूप में और कुछ नलिकाओं के रूप में यह संरचना पाई जाती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली तथा
जो केंद्रक है इन दोनों को आपस में जोड़ती है। अब ये मत सोचना कि ऐसी कौन सी झिल्ली है, ये पूरा गोल है। मैंने उसका एक पार्ट दिखाया है आपको कि अगर ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है तो इसके मध्य में इस तरीके से एक जालिका के रूप में ये पाई जाती है। अब इसकी बात करते हैं। जो ये जालिका पाई जाती है इनको एक नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। क्या कहते हैं इनको? सिस्टर्नी कहते हैं इन सभी को, जो अंदर ये जालिका पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इस पर इस तरीके से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और जो ये कण होते हैं, ये कण किसके होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो एक बार आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि किस तरीके से होती है, कि कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य में होती है सबसे पहले, और इस तरीके से जालिका रूप में और नलिकाओं के रूप में ये स्थित होती है। इसके अलावा इसको जो कण पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनको हम राइबोसोम के कण कहते हैं, यानी इसके ऊपर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो ये भाग है जालिकावत, उसको कहते हैं हम सिस्टर्नी कहते हैं। अगर मैं इसके खोज की बात करता हूं कि इसकी खोज किसने की थी, तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन हुए? पोर्टर। तो अभी तक हमने देखा कि अंतःप्रद्रवी जालिका, इसकी संरचना हुई और इसकी खोज किसने की थी? ये एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। जी दोस्तों, इसके बाद में अंतःद्रवी जालिका को राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। देखना ध्यान से, किसकी उपस्थिति के आधार पर? राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है SER और एक होता है RER। कितने प्रकार हुए इसके? दो प्रकार हुए। कौन कौन से? SER और RER। इस SER का मतलब है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, RER का मतलब है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। S का मतलब होता है स्मूथ यानी कि चिकनी, और R का मतलब होता है रफ या राइबोसोमल। क्या क्या नाम हुए इनके? एक हुआ SER और एक प्रकार हुआ इसका RER। जो SER है उसको हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। S से स्मूथ बना, R से बना रफ या फिर राइबोसोमल, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या रफ या राइबोसोमल अंतःप्रद्रवी जालिका। दोनों के अंतर की अगर मैं बात करता हूं तो जो SER होती है, इस पर जो राइबोसोम है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये इसके ऊपर उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन RER जैसा इसका नाम दिया गया है, इसका मतलब इस पर जो राइबोसोम होंगे वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, यानी कि राइबोसोम इस पर उपस्थित होते हैं और इसी उपस्थिति के कारण इसको राइबोसोमल भी कहते हैं। और जैसे एक बार देखिए कि मान लो कोई ये सतह है, इसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ये राइबोसोम के कण हैं। ठीक है, ये राइबोसोम के कण की वजह से खुरदरी होगी या नहीं होगी? तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। तो आपको यहां तक समझ में आया? इसके बाद में अगर मैं इनके कार्य की बात करता हूं, कार्य कि इनका क्या कार्य है, तो जो SER होती है यानी कि स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, ये वसा
तथा स्टीरॉइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वसा तथा स्टीरॉइड्स का निर्माण करती है। जबकि जो RER होती है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप सब एक बार ये बताएं कि राइबोसोम का काम क्या था, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, राइबोसोम हमने पढ़ लिया है। राइबोसोम का कार्य क्या था? प्रोटीन का निर्माण करना। तो अगर राइबोसोम यहां पर उपस्थित है तो ये भी किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। यानी यहां पर राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की हुई, SER और RER। SER का मतलब चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका या स्मूथ अंतःद्रव्यी जालिका। RER का मतलब हुआ खुरदरी या रफ या राइबोसोमल अंतःद्रव्यी जालिका। इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं कार्य की, तो वसा तथा स्टीरॉइड्स का निर्माण करती है स्मूथ वाली, और जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो किसका निर्माण करती हैं? प्रोटीन का निर्माण करती हैं। अब एक छोटा सा नोट डाल के लिख लेना आप कि जैसे ये जो मैंने बोला इस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अभी जब हमने इसकी संरचना देखी कुछ इस तरीके से थी, यहां पर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं इसकी सतह पर, जो कि इस सतह को कैसी करते हैं? खुरदरी बना देते हैं। तो ये जो राइबोसोम होते हैं, ये जो राइबोसोम होते हैं वो राइबोफोरीन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। यानी इसकी सतह से जो राइबोसोम जुड़े होंगे वो किस प्रोटीन से जुड़े होते हैं? तो वो राइबोफोरीन प्रोटीन से इसकी सतह से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से इनके अंतर हो गए। क्या अंतर है कि राइबोसोम किसमें उपस्थित है, किसमें उपस्थित नहीं है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी दोस्तों, अब देखिए आप एक बार इसके अंदर कि यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होंगे। अगर हम अंतःद्रव्यी जालिका के कार्य की बात करते हैं तो इसके कार्य कौन से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका कार्य। तो कार्य समझने की कोशिश करना। पहला कि जैसे अभी मैंने इसकी संरचना बताई आपको सबसे पहले कि यहां पर एक कोशिका झिल्ली है, ठीक है, यहां पर इसका केंद्रक है और ये इसके मध्य में इस तरीके से जालिका के रूप में पाई जाती है। यही तो बताया मैंने कि यहां पर कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य में एक जालिका के रूप में या नलिकाओं के रूप में ये पाई जाती है। तो एक बात बताइए, जब ये इस तरीके से होगी तो कोशिका को अंदर से एक आकृति प्रदान करेगी या नहीं करेगी? सिंपल सी बात है। तो कोशिका को एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना। पहला कार्य क्या हुआ कि कोशिका को एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना। अब ये आकृति और आकार जब प्रदान कर रही है यानी अंदर की तरफ इसके अंदर है, ये ठोस बनाए रख रही है, यानी ये कह सकते हैं अंतः कंकाल का निर्माण करती है। यानी कोशिका का अंतः कंकाल क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER, जिसको कहते हैं हम अंतःद्रव्यी जालिका। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो अंतः कंकाल की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे जो अस्थियां होती हैं, जो हमारी उपास्थियां हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, ये हमारे शरीर का अंतः कंकाल बनाती हैं। उसी तरह से कोशिका का अंतः कंकाल कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जालिका। और यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरे कार्य की बात करता हूं कि जब ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक तथा इनके बीच में कोशिका झिल्ली के मध्य में है, तो अगर यहां से कोई पदार्थ यहां तक जाना चाहे तो इसके माध्यम से जा सकता है, या कोई पदार्थ यहां से इधर की तरफ आना चाहे। सिंपल सी बात है कि आप कह सकते हो कि कोशिका झिल्ली से केंद्रक तक
केंद्रक तक कोई भी पदार्थों का परिवहन। जब पदार्थों के परिवहन की बात आती है तो कोशिका झिल्ली से केंद्रक तक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जा रहा है? अंतःद्रव्यी जालिका के द्वारा किया जा रहा है। यानी इसके दो कार्य हो गए कि सबसे पहले अंतःकंकाल का निर्माण करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य कोशिका झिल्ली से केंद्रक तक पदार्थों का परिवहन करना। नेक्स्ट तीसरा काम कि कोशिका भित्ति का जब निर्माण होता है, जब हमने कोशिका भित्ति पहले पढ़ी है कि जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है उस वक्त भी इसकी विशेष भूमिका होती है। यानी आप कह सकते हो सेल वॉल के निर्माण में सहायक, कि कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायता प्रदान करती है। तो मुख्य रूप से इसके तीन कार्य हो गए। कौन कौन से? कि कोशिका का अंतःकंकाल का निर्माण करना, पहला कार्य। इसको निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना। इसके अलावा कोशिका झिल्ली से केंद्रक तक पदार्थों का परिवहन करना। इसके अलावा कोशिका जो भित्ति है उसके निर्माण में सहायक होना। तो इसी के साथ हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका है, इसका पोर्शन खत्म होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कोशिकांग है, अगला जो कोशिकांग है वो आता है हमारी गोल्जी काय। सबने नाम सुन रखा है इसका, गोल्जी काय, या इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सबसे पहले इसकी खोज, जो इसकी खोज है वो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। और कहां पे की थी? जो उल्लू होता है, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। यानी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले इस कोशिकांग की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। सबसे पहले तो ये बात। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको बहुत अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे इस गोल्जी काय को किस किस नाम से जाना जाता है वो देखते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय पहला नाम जो हमने लिख रखा है। उसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी सम्मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम या जाली में कहते हैं इसको हिंदी में, बाकी आप डिक्टियोसोम याद रख सकते हैं। डिक्टियोसोम। इसके अलावा इसको कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा इसको एक नाम और दिया जाता है एक्टिसोम, एक्टिसोम। तो ये कुछ इसके नाम हो गए। इसके अलावा एक और है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी उपकरण। तो कितने नाम हो गए इसके? गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम, एक्टिसोम और गोल्जी एपरेटस। अब देखते हैं एक एक को कि डिक्टियोसोम की अगर मैं बात करता हूं, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डिक्टियोसोम इसको जो पादप कोशिकाएं होती हैं,
पादप कोशिकाओं में इसको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में जब एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम। और अगर जंतु कोशिका में होता है तो कुछ विशेष जंतु कोशिकाओं में इसको एक्टिसोम भी कहते हैं। जंतु कोशिका में इसको ये कहते हैं। दूसरा एक नाम इसका आया लाइपोकोन्ड्रिया। क्या नाम आया, लाइपोकोन्ड्रिया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो गोल्जी काय होता है इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन से बाहरी झिल्ली बनी होती है, इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, लाइपोकोन्ड्रिया दिया गया है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नाम होगा। जी दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं गोल्जी काय की, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर इनका अभाव होता है, कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर ये नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, मतलब इसकी जो उपस्थिति है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आई बटन पर क्लिक करके जो हमारी पिछली वीडियो है उसको जरूर देखें। उसके अंदर हमने पूरा बता रखा है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। इसके बाद में अगर मैं इसकी एक बार संरचना की बात करता हूं, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक के ऊपर एक प्लेट नुमा ये एक के ऊपर एक चढ़े हुए रहते हैं तथा एक सम्मिश्र का, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इसके अंदर भी जैसा हमने देखा कि ये वाला जो भाग है, यानी कुल मिला के ये कहें कि जो गोल्जी काय है वो 3 भागों से, जिसे एक को कहते हैं सिस्टर्नी, एक होती है इसकी पुटिकाएं तथा एक होती है नलिकाएं, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होगा और सिस्टर्नी, पुटिकाओं और नलिकाओं से मिलकर ये बना होता है। अब अगर मैं इसके कार्यों की बात करता हूं, इसके जो कार्य होंगे, कार्य, इसका जो पहला कार्य है, इसका पहला कार्य क्या होता है कि ये स्रावी कोशिकाओं में, स्रावी कोशिकाओं में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यानी गोल्जी काय की जो उपस्थिति है वो स्रावी कोशिकाओं में सर्वाधिक होती है। और कौन सी स्रावी कोशिकाओं में, यह भी देखने वाली बात है कि वे जिनसे सर्वाधिक प्रोटीन का स्रावण होता है, कि ऐसी कोशिकाएं जिनसे सर्वाधिक प्रोटीन का स्रावण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। जैसे जो स्तन कोशिकाएं हैं, ठीक है, स्तन ग्रंथियां हैं जिनसे कि दुग्ध का स्रावण होता है। इसके अलावा जो श्लेष्मा कोशिकाएं हैं जिनसे श्लेष्म का स्रावण होता है, अग्नाशय की कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो उनके अंदर इसकी मात्रा यानी इनकी संख्या, गोल्जी काय की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरे कार्य की बात करता हूं, लाइसोसोम के निर्माण में। लाइसोसोम का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ईआर का निर्माण, अब ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा है, उसके निर्माण में भी इसका विशेष योगदान होता है। इसके अलावा एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम होता क्या है, देखो एक्रोसोम एक जो शुक्राणु होता है
उस शुक्राणु के शीर्ष भाग पर यहां पर जो संरचना पाई जाती है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम, इसके अंदर विशेष कुछ ऐसे रसायन भरे होते हैं, कुछ एंजाइम भरे होते हैं, जो कि जब निषेचन की क्रिया होती है उस वक्त अंडाणु को भेदने में ये सहायक होते हैं, यानी शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराने में ये सहायता प्रदान करते हैं। तो जो ये एक्रोसोम वाला भाग होता है, इस एक्रोसोम का निर्माण भी किससे होता है? गोल्जी काय से ही होता है। तो इसके कुछ कार्य हो गए कि स्रावी कोशिकाओं के अंदर सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, लाइसोसोम का निर्माण, ईआर का निर्माण तथा एक्रोसोम का निर्माण करना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है अगला, यानी कि नेक्स्ट जो कोशिकांग है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे सामने लाइसोसोम। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम है, अगर मैं इसकी खोज की बात करता हूं सबसे पहले, कि जो इसकी खोज है वो डी ड्यू, किसने की थी? डी ड्यू ने इसकी खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की। अब जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है लाइसो, यानी कि लाइसो का मतलब होता है लयन या पाचन, किसी चीज का पाचन होगा। और जो सोम का मतलब है, ये सोम कहलाता है काय या बॉडी की लयन काय, कि एक ऐसा कोशिकांग जो कि किसका काम करता है? पाचन का काम करता है। कोशिका के अंदर जो पाचन का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? लयन काय या लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये किस तरीके से पाचन करता है। तो जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर बहुत से पाचक एंजाइम, पाचक की जगह आप एक अच्छा वर्ड यूज करिए, लयनकारी एंजाइम, या जिसको कहते हैं हम लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये जो भी भोज्य पदार्थ होगा, जो कोशिका के अंदर पदार्थ होंगे जाएंगे, उन भोज्य पदार्थों का भी पाचन करता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, ये जो लाइसोसोम है इनकी झिल्ली फट जाती है और फटने के बाद में जो इनके अंदर उपस्थित लाइटिक एंजाइम्स हैं वो उस कोशिका में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद में उस पूरी कोशिका का ही क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइडल बेड। आत्मघाती थैली यानी कि कोशिका का या कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर विशेष जो लयनकारी एंजाइम है ये कई बार उस लाइसोसोम से बाहर आ जाते हैं तथा जो कोशिका है उसको पूरी को नष्ट कर देते हैं, उसकी आत्महत्या हो जाती है, यानी कि आत्मघाती थैली के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक बार इधर देखना कि जो लाइटिक एंजाइम है ये कौन कौन से हो सकते हैं। इनके अंदर जैसे लाइपेज, चलो मैं वैसे लिख देता हूं, लाइपेज, कार्बोक्सिलेज, इसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज, इस तरीके से काफी एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइटिक एंजाइम या लयनकारी एंजाइमों की वजह से ही इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। ये कई बार फट के खुद ही अपना आत्महत्या कर लेती हैं, कोशिका खुद नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, जो लाइसोसोम है इसका जो निर्माण है, लाइसोसोम का जो निर्माण है
वो किससे होता है? जस्ट अभी हमने पहले ही बात की है कि लाइसोसोम का निर्माण ईआर तथा गोल्जी काय से होता है, कि जो लाइसोसोम का निर्माण है वो किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी काय से इसका निर्माण होता है। यहां तक बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं कार्यों की। कार्य बहुत अच्छे से समझना, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे इसके अंदर, उनको पूरा डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। सबसे पहला कार्य तो क्या हो गया इसका? पाचन करना। कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ आएगा उसका ये क्या करता है? पाचन करने का कार्य करता है। अब जब पाचन की बात हो रही है तो जो कोशिका है उसके अंदर कोई पदार्थ अंदर एंटर करेगा, तो उस एंटर करने से लेकर उसका जो अपशिष्ट बनेगा उसको बाहर निकालने तक पूरी प्रक्रिया पाचन कहलाएगी। इसके अंदर कुछ वर्ड आते हैं, जैसे एक एक को समझना। एंडोसाइटोसिस, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान देना। एक होता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। दो शब्द हैं आपके सामने, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। आप ये मत समझना ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जनरल साइंस में हमारे इंग्लिश में क्या पता लगेगा, कोई पूछेगा नहीं। ध्यान देना, हिंदी से आसान इंग्लिश पड़ती है, इसीलिए ये बार बार बता रहा हूं आपको, और ये याद करने में आसानी रहती है, समझने में आसानी रहती है। ध्यान दो आप तो कि एंडो, देखो इधर, एंडो मतलब जैसा शब्द दे रखा है, एंडो मतलब अंदर, एंडो का मतलब अंदर, साइटो, साइटो, साइटो का मतलब होता है कोशिका। भाई इस कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है? कोशिका के लिए। कि कोशिका में अगर कोई पदार्थ कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो उस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? एंडोसाइटोसिस। समझ में आया? अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं, एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट या फिर बाहर निकलना, एक्सो से एग्जिट या बाहर निकलना, और साइटो का मतलब वही कोशिका। यानी यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर की तरफ निकलता है या उसे बाहर त्यागा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। क्योंकि देखो इनका जो हिंदी नाम है, जैसे बहिर्त्याग, अंतर्लयन ऐसे आता है, तो वो याद करने से अच्छा है, ये अच्छा लगता है मुझे तो। और आपके लिए भी आसान यही रहेगा कि जैसे एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस का मतलब कोशिका, साइटो का मतलब कोशिका, कि कोई पदार्थ जो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया को एंडोसाइटोसिस। और अगर कोशिका से बाहर की तरफ प्रवेश कर रहा है या बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। दोनों वर्ड समझ में आ गए? अब इस एंडोसाइटोसिस को भी दो भागों में बांटा गया है। दो क्रियाएं होती हैं, एक तो होती है पिनोसाइटोसिस, ठीक है, और एक होती है फेगोसाइटोसिस। दो क्रियाएं आपके सामने आई, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। देखो अंदर जाने वाली क्रिया है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में ही जो पदार्थ है वो बाहर से अंदर की तरफ तो जाएगा, ये तो निश्चित है। पिनो का मतलब ऐसे मान के चलो, याद रखना है आपको, तो पिनो मतलब पीना, और पीते हम किसको हैं? तरल पदार्थ को। कि अगर जो अंदर जा रहा है वो पदार्थ कैसा है? तरल है, द्रव है, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस कहेंगे। और अगर वो कैसा है? ठोस है, ठोस पदार्थ है, तो हम उसको क्या कहेंगे? फेगोसाइटोसिस। समझ में आई आपके बात? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये इसीलिए वर्ड बताए जा रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो पाचन की क्रिया होती है, उस क्रिया के तहत जब पदार्थ अंदर जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। जो अंदर पाचन होने के बाद में अवशिष्ट पदार्थ को बाहर त्याग दिया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर, कोशिका के अंदर जाना पदार्थ का, एक्सोसाइटोसिस का मतलब कोशिका से पदार्थ का बाहर की तरफ आना,
पिनोसाइटोसिस का मतलब अगर वह पदार्थ कैसा है, तरल है, और अगर फेगोसाइटोसिस का मतलब वो पदार्थ कैसा है, ठोस है। यानी कुल मिला के बात की जाए तो कोशिका के अंदर जो पदार्थ हैं उनका पाचन करने का कार्य किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। तो इसलिए ये पाचन का मुख्य अंग कहलाता है। तो एक बात समझ में आई, एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं जो इसका दूसरा कार्य है, कोशिका यानी लाइसोसोम का जो दूसरा कार्य है वो है स्वलयन, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। स्वलयन, स्व का मतलब होता है स्वयं और लयन का मतलब होता है पाचन, यानी ऐसी क्रिया जिसके अंदर कोशिका स्वयं का पाचन कर ले, यानी कि खुद ही अपने आप का पाचन कर ले। होता क्या है कि जब कोई कोशिका क्या हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाती है, क्या हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाती है, तो उस वक्त ये लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है फट जाती है तथा उस पूरी कोशिका का ही क्या कर दिया जाता है, पाचन कर दिया जाता है, लयन कर दिया जाता है, और इसे हम क्या नाम देते हैं, स्वलयन कहते हैं। यानी कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य एक ये भी हो गया कि ये स्वलयन का काम करती है। जो तीसरा कार्य है, इसका तीसरा कार्य है जब अंकुरित जो बीज होता है, उस अंकुरित बीज में जो भी भोज्य पदार्थ होगा, अंकुरित बीज में उपस्थित भोज्य पदार्थ का पाचन करना, उनका लयन करना। समझना इस बात को कि जैसे आपने जो चने हैं, अपन ने चने लिए, उसको आपने रात को भिगो दिया, भिगोने के बाद में सुबह उसे निकाला पानी से, उसके बाद में हम उसे कपड़े में बांध देते हैं जिससे कि वो अंकुरित हो जाते हैं। अब अंकुरित जब वो हुआ है, इसका मतलब वो नया पेड़ बनेगा। तो जब वो नया पेड़ बनेगा, जब इस चने की अगर मैं बात करता हूं, इस तरीके से ये जो चना बना, यहां से जो अंकुरन हुआ, इसके अंदर जो ये वाला ठोस भाग है इसके अंदर जो भी भोज्य पदार्थ भरे हुए हैं, तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं जो यहां उपस्थित हैं, वो कोशिकाएं इन भोज्य पदार्थों का लयन कर देती हैं, इसको बिल्कुल कोमल बना देती हैं, जिसकी वजह से कि इसे भोज्य पदार्थ मिल सके और ये आगे की तरफ वृद्धि कर सके। यानी जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें उपस्थित भोज्य पदार्थों का पाचन या लयन करने का कार्य भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। अब इसके अगले कार्य की बात करता हूं तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यानी लाइसोसोम कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। यानी अब तक हमने लाइसोसोम के 4 कार्य पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पाचन करने का कार्य होता है, जिसके अंदर हमने 4 वर्ड पढ़े हैं अलग अलग। कौन कौन से, एंडोसाइटोसिस पढ़ा, एक्सोसाइटोसिस पढ़ा, इसके अलावा पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, ये 4 वर्ड पढ़े हैं। इसके अलावा सेकंड कार्य देखा स्वलयन, यानी कि खुद का ही लयन करने का कार्य करता है, यानी जो रोगग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनमें लाइसोसोम क्या करता है, इनका लयन करने का कार्य करता है। इसके अलावा अंकुरित जो बीज होंगे उनके जो भोज्य पदार्थ हैं उनका पाचन करने का कार्य करेगा। इसके अलावा कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। तो दोस्तों आज के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश रहती है कि आप सभी के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतर हम जो स्टडी मटेरियल है वो लाते रहें, ताकि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहे, काम का रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।